आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बज चुके हैं 3, यानी कि 3 बड़ी खबरों का वक्त हो गया है। आज हम 3 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। मेरे पीछे इन 3 खबरों को आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर सुशासनीय यहां पर दावों के बारे में, उनकी हकीकत के बारे में। उसके बाद बात करेंगे आईसीयू से गिरे यहां पर, तो फिर आईसीयू में पहुंच गए हैं, और कई बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुशासन के दावों की खुली बोल। जमुई के सदर अस्पताल में अब एक भी बेड खाली नहीं, जमीन पर हो रहा मरीजों का इलाज। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की बिगड़ी तबियत, बीरपुर जेल से पप्पू यादव को भेजा गया डीएमसीएच। गठित टीम ने उच्च उपचार केंद्र भेजने की दी सलाह। देश भर में मनाया जा रहा ईद का त्योहार। लोगों के घरों में अदा की गई ईद की नमाज, अल्लाह से मांगी गई कोरोना से निजात की दुआ। तो गंगा में मिली लाशों पर लालू का ट्वीट। यूपी बिहार के बेटों से की अपील, कहा अपनी जीवनदायिनी गंगा मां को बचाओ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की पहली खबर के साथ। तो सुशासनी यहां पर दावों की सच्चाई क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। संक्रमण की स्थिति यहां पर लगातार डरावनी होती जा रही है। सदर अस्पताल में अब एक भी बेड खाली नहीं है। नतीजन मरीज यहां पर बरामदे में लेटकर और इमरजेंसी रूम में कुर्सी पर बैठकर ऑक्सीजन लेने को मजबूर हैं। तस्वीरें देखिए, प्रशासन के दावों की पोल खोलने वाली ये तस्वीरें बड़ी ही डरावनी है। मरीजों के लिए अस्पताल में पर्याप्त बेड तक की व्यवस्था नहीं है, जिसे लेकर अब मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमुई की ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सदर अस्पताल में अब एक भी बेड नहीं है। यहां मरीजों को कुर्सी पर बैठकर, बरामदे में बैठकर ऑक्सीजन लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हैरानगी होती है ऐसी तस्वीरों पर, और सवाल उठता है यहां पर स्वास्थ्य सुरक्षा महकमे पर। एक भी बेड इस अस्पताल में अब खाली नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नीचे बरामदे में लेटकर यहां ऑक्सीजन ले रहा है, तो कोई कुर्सी पर बैठकर ऑक्सीजन लेता हुआ नजर आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए अब लोग यहां बरामदे में ही ऑक्सीजन लेने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि ये सदर अस्पताल की तस्वीरें हैं, जमुई सदर अस्पताल की, जहां अब एक भी बेड खाली नहीं है। एक भी बेड यहां किसी को मिल नहीं पा रहा है। सबसे हैरान करती है तस्वीरें कि बरामदे में खुले में ही जो कोविड पेशेंट्स हैं, उनको यहां पर ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है। ये तस्वीरें डरावनी हैं, ये तस्वीरें दयनीय हैं। इन तस्वीरों को देखकर हैरानगी आती है। इन तस्वीरों को देखकर उन लोगों पर तरस आता है जो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और जो भी पेशेंट आ रहे हैं, हम लोगों के ट्रिपल सी मोहली में भी है, जिनको जो स्टेबल पेशेंट हैं उनको हम लोग वहाँ भेजते हैं, क्रिटिकल पेशेंट को हम लोग यहाँ रखते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे सभी चीज़ की सप्लाई ठीक है, और लोगों से यही निवेदन रहेगा जो स्टेबल पेशेंट हैं वो आप मोहली ले जाएँ, जो क्रिटिकल पेशेंट हैं डॉक्टर से संपर्क करते हुए आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार डरावनी हो रही है। यहाँ पर जमुई की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जमुई के सदर अस्पताल की ये तस्वीर है, जहां पर अब सदर अस्पताल के अंदर एक भी बेड खाली नहीं है। हर शख्स परेशान है। यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन एक भी बेड नहीं मिल पा रहा है। कुर्सी पर बैठकर, जमीन पर बैठकर ऑक्सीजन लेने को ये लोग मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीरें देखकर सवाल स्वास्थ्य महकमे से पूछने को दिल करता है कि क्या यहां पर तमाम व्यवस्थाएं हैं, जिन व्यवस्थाओं की लगातार बात की जा रही है, क्या व्यवस्थाएं यहां पर मुकम्मल हैं। कई सवाल यहां पर हैं जो लगातार स्वास्थ्य सुरक्षा से, यहां पर स्वास्थ्य महकमे से पूछना है कि आखिर जिस तरीके से लगातार यहां पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों को हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों को हर तरीके की सुविधाएं देने का प्रयास हो रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बिल्कुल उलट हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही आप कह सकते हैं कि ये तस्वीर सिर्फ एक अस्पताल की नहीं, बल्कि कई अस्पतालों का अब यही हाल है। जमुई के सदर अस्पताल की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जहां पर लोग यहां बाहर बरामदे में खुले में बैठकर ऑक्सीजन ले रहे हैं। कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, तो कोई जमीन पर लेटा हुआ है। कोई यहां कुर्सी पर बैठकर ऑक्सीजन ले रहा है, तो कोई बरामदे में खुले में लेटकर ऑक्सीजन लेने को मजबूर है।
डॉक्टर विनय कुमार सिविल सर्जन हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर विनय, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। जी डॉक्टर विनय, जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं वो तस्वीरें वाकई हैरान करती हैं, डराती हैं। जमुई के सदर अस्पताल की तस्वीरें जहां पर एक भी बेड नहीं है सर। अपनी जिंदगी बचाने के लिए कोई कुर्सी पर बैठकर ऑक्सीजन ले रहा है तो कोई खुले में बरामदे में भी यहां पर लेटकर ऑक्सीजन ले रहा है। हैरान करती हैं सर ये तस्वीरें। ये एक दिन थोड़ी सी अफरा तफरी हो गई थी क्योंकि इमरजेंसी में बहुत सारे ऐसे केसेज आ गए जो कोविड निगेटिव थे और वो उनको जो हम लोग कोविड वार्ड में नहीं भेज सकते थे और उसी दिन एक दिन मैंने फिर उसकी मैंने व्यवस्था कर दिया और सारे लोग अब उस तरह के माहौल नहीं है, सारे लोगों को बेड है उपलब्ध और उसकी व्यवस्था हो गई है और सारे लोगों को ऑक्सीजन भी मिल रहा है। उसके अलावा मैंने यहाँ से कुछ दूर है गिद्धौर में, वहाँ पर करीब 250 बेड का व्यवस्था है। हाँ। कुछ ऐसी बात हो जाती है तो हम लोग पेशेंट को वहाँ भेज रहे हैं। लेकिन वाकई डॉक्टर विनय, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, आपने भी उन हालातों को इस वक्त देखा होगा। वाकई हैरान करते हैं यहाँ पर कि यहाँ खुले में जो कोविड पेशेंट हैं खुले में यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहे हैं, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए खुले में यहाँ पर बैठे हैं, कुर्सियों पर यहाँ बैठे हैं। क्या ये व्यवस्था पहले से नहीं होनी चाहिए थी सर? सर एक मैडम एक आए उस दिन वो सारे जो पेशेंट आप देख रहे हैं कोविड नहीं है, सारे कोविड नेगेटिव पेशेंट है। हाँ। लेकिन उनको भी ऑक्सीजन की कमी थी। हाँ। और थोड़ी देर के लिए कुछ देर के लिए कंडीशन इस तरह का हो गया था जिसको तुरंत ही फिर हम लोगों ने जैसे ही सूचना मिली हम लोगों ने उसको व्यवस्थित कर दिया सारे लोगों के लिए। डॉक्टर विनय, क्या आप सदर अस्पताल में बेड की जो कमी की वजह से आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्या वहां पर बेड की व्यवस्था अब हो गई है सदर अस्पताल में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अस्पताल में मरीजों के लिए यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति है, लेकिन सवाल यह है कि इन तमाम यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं पहले से क्यों नहीं की जाती है? ऐसी स्थिति क्यों खड़ी होती है जिसमें लोगों को यहाँ खुले में बैठना पड़ रहा है, कुर्सियों पर बैठना पड़ रहा है ऑक्सीजन के लिए? क्या व्यवस्थाएं पहले से मुकम्मल नहीं होनी चाहिए थी? कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं। सदर अस्पताल की तस्वीर हमने दिखाई है, जिस तस्वीर में यहाँ पर खुले बरामदे में लोग लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन लगाकर यहाँ पर कुर्सियों पे मरीज बैठे हुए हैं। उनका लगातार यही कहना है कि ये पहली बार की समस्या नहीं है, कई बार ये समस्या आ चुकी है, न सिर्फ सदर अस्पताल की बल्कि कई अस्पतालों में यही हाल है। तो अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त बेड नहीं है। बेड ना होने की वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ऑक्सीजन की कहीं कमी है तो कहीं बेड की कमी है और स्थिति और तस्वीरें काफी डराती हैं। ये तस्वीरें डरने पर यहां मजबूर कर देती हैं कि अस्पतालों का ये हाल है तो आखिर मरीजों को लेकर उनके परिजन कहां पर जाएं? अगर स्थिति ऐसी है तो क्या शासन प्रशासन से सवाल भी ना पूछे? कोरोना संक्रमण की स्थिति जिस तरीके से लगातार डरावनी होती जा रही है, एक तरफ लगातार यहाँ पर आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि आंकड़ों में यहाँ पर कमी हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में अस्पतालों की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें एक अलग ही यहाँ पर रूप दे रही हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो जाट सुप्रीमो पप्पू यादव को इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया। उन्हें 32 साल पुराने अपहरण मामले में 11 मई को गिरफ्तार किया गया था और सुपौल जिले के बीरपुर उपकारा में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। जिलाधिकारी ने बताया कि पप्पू यादव की स्वास्थ्य समस्या को देखते हुए बुधवार को मेडिकल टीम गठित की गई थी। टीम की रिपोर्ट में कहा गया कि पप्पू यादव को इलाज के लिए उच्च उपचार केंद्र में भेजने की जरूरत है, जिसके आधार पर उनको बीरपुर के डीएमसीएच भेजा गया। लॉकडाउन लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो है ही नहीं, केस पहले ही पता नहीं, बिना केस का हम अब 1.5 महीने से कोरोना पेशेंट को उठाते उठाते खुद ही थक गए। हम नीतीश जी से उम्मीद करेंगे कि वो उनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आप काम करने दें, मैं आपका सहयोग करूँगा। हर आदमी तक खाना, दवाई, ऑक्सीजन हम पहुँचा देंगे। आप हमारा सहयोग करिए, मारिए मत, बेटे की तरह सेवा करने दीजिए। तो स्वास्थ्य समस्या को देखते हुए मेडिकल टीम गठित की गई है। पप्पू यादव की स्वास्थ्य को देखते हुए यह फैसला यहां पर लिया गया। टीम ने उच्च उपचार केंद्र भेजने की यहां पर सलाह दी है। खुद यहां पर पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश तो जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ गई है। अंजुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर।
जी शुक्रिया। जी अंजुम जी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, पप्पू यादव को यहाँ पर उनके स्वास्थ्य को देखते हुए यहाँ पर भेजा गया है डॉक्टर्स के पास, उनका लगातार इलाज चल रहा है। लेकिन ऐसे में एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि लगातार उनका ये कहना है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत सम्मान करते हैं। ऐसे में उन्होंने ये यहाँ पर बहुत ही रिक्वेस्ट की है कि उन्हें बेटे की तरह काम करने दिया जाए, वो सहयोग करने को तैयार है। देखिए, पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी जो हुई है वो कोर्ट के न्यायालय के आदेश पर हुई है। यहाँ पे हमारी सरकार, बिहार सरकार जो है वो ये बताइए कि कहाँ उनको रोका जा रहा है। वो जब गिरफ्तार नहीं हुए थे तो अन्य लोगों की तरह वो भी जितना हो सकता है इस पैंडेमिक में वो सेवा कर रहे थे लोगों के लिए। अगर इस तरह का सवाल अगर वो हमारी सरकार से कर रहे हैं तो वो कोई राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उनको अच्छी तरह से पता है, इतने सारे केसेस में वो मुद्दालय है, इतने सारे उन्होंने ट्रायल फेस किया है, सारी चीजों जो कोर्ट के प्रोसीजर है, लॉ के प्रोसीजर वो जानते हैं कि जब वारंट इश्यू न्यायालय से हुआ है, पुलिस जो है जस्ट वो तामिला जो पुलिस है वो जस्ट तामिला किया है न्यायालय के उस आदेश का, बाकी चीजें न्यायालय के अधीन है। तो इस तरह का बयान देकर के वो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे सरकार का कहां से रोल है। बिल्कुल अंजुम जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, बने रहिए हमारे साथ। जाप से हमारे साथ यहाँ पर राघवेंद्र जी जुड़ गए। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी धन्यवाद। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से पप्पू यादव के यहाँ पर स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें डॉक्टर्स के पास भेजा गया, उनका लगातार इलाज चल रहा है, लेकिन ऐसे में उनका जो बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे साथ यहाँ पर किसी तरीके की राजनीति इस वक्त ना हो, क्योंकि मैंने लगातार यहाँ पर लोगों की मदद की है। उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि उन्हें यहाँ पर सहयोग दे, क्योंकि वो यहाँ पर कोरोना मरीजों की मदद करना चाहते हैं। ऐसे में क्या आपका आंसर होगा इस पर? देखिए, ये तो बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के उस फैसले का अवमानना किया है, जिसमें साफ तौर पर मुख्य न्यायाधीश के.वी. रमन्ना और उनके साथ 2 और न्यायाधीश ने यह फैसला दिया है पिछले दिनों कि कोविड के काल में किसी भी मरीजों को जेल में अनावश्यक नहीं रखा जाए। और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वैसे संगीन अपराधों में जिनकी सजा 7 साल से कम है, उन लोगों को भी थाना से ही छोड़ दिया जाए अभी, और जो लोग पेरोल पर पहले निकले हैं उनको भी जेल से बाहर निकाला जाए। अब आपने देखा है कि इनका केस जो है वो 32 साल पहले एक अपहरण के कंफ्यूजन में डाला हुआ केस था, क्योंकि जो उसके इन्फॉर्मेंट हैं और जो अपहृत व्यक्ति है उन सब लोगों का बयान आ गया है कि हम लोगों का 2-3 दिन में ही मामला कंफ्यूजन में था, वो पैचअप हो गया। हम लोगों ने समझौता पिटीशन भी कोर्ट में डाल दिया था, क्योंकि मैं उस समय स्टूडेंट थे हम लोग और बहुत सारी कानून की प्रक्रिया नहीं जानकारी थी। उसके बाद हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। अब इन लोगों की माने कानून की उतनी समझ नहीं होने की वजह से 32 साल पहले उन्होंने समझौता लगा दिया था। अब लेकिन उस गड़े सड़े मुर्दे को उखाड़ा गया और वारंट लाया गया। अभी हमारे जो जदयू की कोई नेत्री हैं बोल रही थी कि उनके ऊपर में कई सारे मुकदमे चल रहे हैं, तो मैंने तो उनको कहा कि और ज्यादा अगर कोई मुकदमा चल रहा होता और कोई ज्यादा वारंट हुआ रहता तो इससे ज्यादा गंभीर आरोप वाले वारंट में उनको जेल में डाला जाता। एक छोटा सा जिस पर कोई आरोप नहीं है, उनके इन्फॉर्मेंट और किडनैप पर्सन दोनों ने, तथाकथित किडनैप हम कहेंगे, सो कॉल्ड किडनैप, उन सब लोगों ने अपने स्पष्ट कह दिया है कि हम लोगों में कंफ्यूजन था जिसको दूर कर लिया गया, और 3 से 4 दिन के बाद ही हम लोगों ने समझौता पिटीशन दिलाया था। और इसी आधार पर, उसी समझौते पिटीशन के आधार पर पप्पू यादव जी का उस समय एंटीसिपेटरी बेल भी हो गया था। अब ये बिहार सरकार जानबूझ करके उनको अपनी गलती को, अपनी बदनामी को छुपाने के लिए, और जो उनकी बदइंतजामी है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभिन्न अस्पतालों में, उसको छुपाने के लिए पप्पू यादव जी को कटघरे में खड़े कर रही है। और एक तो ये कर ही रही है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के उस फैसले का भी अवमानना कर रही है। राघवेंद्र जी, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ यहाँ पर अंजुम आरा जी भी बनी हुई हैं जेडीयू से। अंजुम आरा जी, क्या जवाब देंगे इसका? क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो जाप की तरफ से यही कहा गया है कि यहाँ पर ये पूरी जो है ये साजिश है, जानबूझकर पप्पू यादव को फंसाया गया है। देखिए, 2 चीज इन्होंने कहा। एक कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि पैंडेमिक दौर में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो, और जो इन्होंने भी कहा, तो इस आशय का अगर गिरफ्तारी हुई है, इनकी गिरफ्तारी जो हुई है, इसके लिए इन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया
ऑनरेबल हाई कोर्ट को, क्योंकि अपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसको कंसीडर करना चाहिए था, इमीडिएट रिलीज करना चाहिए था, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट इनके पिटीशन को डिसमिस किया, सिरे से खारिज किया। दूसरी बात जो ये क्या रहे, जो कोर्ट के प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात कर रहे हैं कि वहां पे कॉम्प्रोमाइज पिटीशन लग गया, बेल हो गया। बेल एक दूसरी चीज होती है, कॉम्प्रोमाइज पिटीशन लगने का मतलब मैं ये कहीं से भी अपनी सरकार को डिपेंड नहीं कर रही हूं, मैं जो कोर्ट का प्रोसीजर है, जो सीआरपीसी उसकी मैं बात कर रही हूँ। वो जो केसेस खत्म नहीं होते, केसेस खत्म होने के अपने प्रोसीजर है, वहां पे ये अफेयर नहीं हो रहे होंगे उस केस में कि अगर मान लीजिए वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था तो केस को डिस्पोजल होना चाहिए था। इन लोगों के अफेयर नहीं होने की वजह से कोर्ट का अनावश्यक टाइम जो डिले होता है, तो कोर्ट ने पहले सम्मन भेजा होगा इनको, ऐसा नहीं कि एक वारंट आया होगा, पहले सम्मन आया होगा, देन बेलेबल वारंट आया होगा, तब नॉन बेलेबल वारंट आया होगा, तब जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी एक एब्सोल्यूट कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है, इसके अलावा कहीं भी कोई राजनीति नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं। और रही बात जो आदरणीय पप्पू यादव जी का कहना है कि हमारा सहयोग करे, तो निश्चित रूप से वो मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी सरकार ना किसी को फंसाती ना बचाती है, और जो बिहार जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजन है, जो भी है, उसको पूरी तरह से फुलफिल हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी और जेल प्रशासन निश्चित रूप से करेगा। राघवेंद्र जी क्या जवाब देंगे? ये तो मैंने पहले ही कहा कि वो लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, कानून की उतनी उनकी पेचीदगियों के बारे में समझ नहीं रही होगी, इसलिए बाद के प्रोसीड्यूर को उन्होंने फॉलो अप नहीं किया होगा, जिसके कारण उनका बेल टूटा होगा। और जब कहा जा रहा है, मैं इनसे ये पूछता हूँ कि ये फंसाते नहीं है, ये बिहार, अरे बात चुप रही है ना मैडम, आपकी बात जब कह रहे थे तो मैं बोल रहा था। अरे बोलिए ना, इतना क्यों आप एग्रेसिव हो रहे हैं? आप बोलिए ना, अपनी बात को रखिए ना। आप एक साधारण से केस में एक उनको गिरफ्तार कर रहे हैं जो दुनिया देख रही है। साधारण से राघवेंद्र जी समझिए बात को, वो केस साधारण से नहीं है, वो न्यायालय के आदेश है, साधारण है, जीनियस है, ये न्यायालय तय करेगा ना। ये सरकार को होगा तय करने वाला, ये सरकार को तय करने वाली, वो न्यायालय जाने। क्या बात कर रही है? बिना सरकार के यहाँ कुछ होता है? बिना सरकार के कुछ होता है? क्या प्लेमैन की तरफ बात कर रहे हैं राघवेंद्र जी? इससे पहले क्या बात कर रहे हैं? अरे बिना सरकार के न्यायालय का, न्यायालय के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं? न्यायालय को आप कह रहे हैं न्यायालय के ऊपर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। तब तो आप कह रहे हैं कि न्यायालय, तब तो आपको जुडिशरी देश की जुडिशरी के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। बात को समझिए, इतना पुराना उनका वारंट निकला हुआ था, तो कई बार तो मधेपुरा दौरा दे गए हैं, तो क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया गया? आपकी मधेपुरा जिला पुलिस उनकी सुरक्षा में रहती है, उनको वाइट श्रेणी की सुरक्षा है, पूरा मधेपुरा पुलिस उनके सुरक्षा में रहती है, उस समय क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया गया? आपके सारे दलील को ऑनरेबल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया राघवेंद्र जी। नहीं, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। नहीं, ये सब आपकी पूरी तरह से बिहार सरकार की साजिश है, राजनीतिक तौर पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। कहेंगे क्या? लोग यहाँ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कहेंगे क्या? अपनी गलतियों की कमियों को कवर करने के लिए क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, कहने से अगर हमारी साजिश तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपनी बातों को कंसीडर कर लिया, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कंसीडर कर लिया अपनी बातों को। एम्बुलेंस के संदर्भ में राजीव प्रताप रूडी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके मुन्ना शुक्ला फायरिंग करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके गोपाल मंडल, आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दीजिए ना, किसने मना किया है? पॉलिटिकल स्टेटमेंट दीजिए, लेकिन देश की जुडिशरी के ऊपर सवाल आप उठा रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा बात है। आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना है, आप जुडिशरी के ऊपर पॉलिटिकल पर्सन है, आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दीजिएगा। नहीं, जुडिशरी के ऊपर में तो बिहार सरकार ने क्वेश्चन उठाया दीजिएगा, ये तो सब ये सर्विस है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं कि सरकार की मिली भगत के बिना कुछ नहीं होता। ये बिहार सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट को वायलेट किया। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं राघवेंद्र जी? माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की तबीयत यहां पर खराब है, उसे लेकर डीएमसीएच उनको भेजा गया है, लेकिन लगातार अगर इस मुद्दे पर बात की जाए तो यहां एक ही सवाल बनता है कि जिस तरीके से यहां पर पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद वो आईसीयू तक पहुंच गए। अब इस पूरे मामले पर लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है।
तो ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना को देखते हुए लोग घरों में रहकर ही ईद का ये त्योहार मना रहे हैं, घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें राजधानी रांची में भी देखने को मिली। कोरोना महामारी को देखते हुए घरों में ही यहां पर ईद की नमाज पढ़ी गई शिद्दत वाली गर्मी और यहां पर कोरोना के खतरे के बीच लॉकडाउन के माह रमजान का रोजा बीत गया और 30 दिनों के रोजे के बाद इनाम के तौर पर ईद मिली। कोरोना को लेकर सामाजिक दूरियां बढ़ी हैं, लेकिन फासले नहीं। इस बात की तस्दीक रांची में मनाई जा रही ईद कर रही है। नमाज के बाद भले ही लोगों ने एक दूसरे को गले नहीं लगाया, लेकिन सभी ने एक दूसरे को ईद की यहाँ पर मुबारकबाद दी और अल्लाह ताला से इस बीमारी से निजात की दुआ मांगी। नमाज के बाद खासकर कोरोना के लिए पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क, झारखंड सबके लिए दुआ किया गया कि इस कोरोना से सबको निजात हो जाए। समीअल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर। शुभम, अल्लाह ताला से इस बीमारी से निजात की दुआ मांगी गई और जिस तरीके से कोरोना महामारी ने यहाँ पर सबको एक संकट में डाल रखा है, इस संकट की घड़ी में सबने अपने घरों में रखे ही यहाँ पर नमाज पढ़ी। क्या कुछ माहौल देखने को मिला वहां पर? बिल्कुल कंचन, जो राजधानी रांची का माहौल है ईद को लेकर के कह सकते हैं काफी शांतिपूर्ण देखा गया, क्योंकि झारखंड में अभी भी लागू है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने राज्यवासियों से अपील किया था कि इस बार का जो ईद है वो अपने घर पर रह के मनाए, एकता का संदेश दे, बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो कोरोना का विकराल रूप जो सभी ने देखा था, पूरे देश ने देखा था, पूरे राज्य ने देखा था, तो कहीं ना कहीं एक इस बात की दाद देनी पड़ेगी। आज हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के हज हाउस के बिल्कुल सामने और हज हाउस की वो सीधी तस्वीर कंचन हम आपको दिखा रहे हैं। एक समय था 2019 की अगर बात कर ले तो यहां पर सेवइयों की दुकान लगा करती थी, तमाम लोग यहां पर एक दूसरे से गले मिलते थे, भाईचारा का संदेश देते थे और ईद का त्यौहार बड़े धूमधाम से 30 रोजों के बाद मनाया जाता था। लेकिन जो मौजूदा तस्वीर है राजधानी रांची के जो हज हाउस के सामने की, और एक मस्जिद भी है यहाँ पर, हम उन तमाम तस्वीरों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी से कहेंगे वो जरा दिखाएंगे मस्जिद का जो दृश्य है, क्योंकि तमाम कह सकते धार्मिक स्थल को झारखंड में जो लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसके तहत बंद कर दिया गया था, किसी भी लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। जो मौजूदा तस्वीर है, सड़कें वीरान पड़ी हैं। झारखंड की जनता इस बात को भली भांति समझ रही है कि अगर कोरोना को हराना है तो सरकार के बनाए गए गाइडलाइन प्रोटोकॉल का बखूबी पालन करना होगा, तभी जाकर हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और आज ईद के दिन ये वही वो इलाका है जहां पर हज हाउस के नाम से लोग यहां पर आते थे, ईद की खुशियां मनाते थे, एक दूसरे से गले मिलते थे, भाईचारा का संदेश देते थे। लेकिन कंचन, जो मौजूदा तस्वीर है उसे देखकर यह नहीं लगता है कि यहाँ पर ईद कोई किसी ने सड़कों पर मनाया होगा। सभी लोग अपने घर पर ही नमाज अदा कर रहे थे और भाईचारा का संदेश, एकता का संदेश और इस महामारी को दूर करने की गुहार और दुआ लोग अपने घर से ही किए हैं। तो ये बखूबी तस्वीर बयां कर रही है। जी कंचन। बिल्कुल शुभम, जो तस्वीरें आपने दिखाई उन तस्वीरों को देखकर सुकून भी है, क्योंकि इन तस्वीरों में यहाँ पर सड़कों पर किसी तरह का कोई शोर या किसी तरीके का यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा जिसे लेकर शासन प्रशासन पर कोई सवाल उठे, क्योंकि यहाँ पर शासन प्रशासन ने पूरी तैयारी भी अपनी तरफ से की हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तमाम जो लोग हैं, तमाम यहाँ पर मुस्लिम जो लोग हैं वो अपने घरों से ही नमाज पढ़ रहे हैं और घरों में रह के ही ये दुआ कर रहे हैं कि इस संकट से जितना जल्दी हो सके इससे निकला जा सके। बिल्कुल कंचन, देखिए सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू की बात कर ले, मुस्लिम की बात कर ले, ईसाई की बात कर ले, सिख की बात कर ले, सभी धर्म इस बात को मानते हैं कि अगर संक्रमण को जड़ से खत्म करना है तो सबसे पहले जागरूक होने की जरूरत है और उनके ईश्वर उनके साथ हैं, उनसे ही कामना लोग लगातार कर रहे हैं। और सबके जुबान पर बस एक ही बात है कि इस महामारी के दौर को जल्द से जल्द पूरे देश से, पूरे दुनिया से जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई लोगों ने अपनी जान इस महामारी के दौर में गंवा दी है और वो हमारे बीच आज नहीं है। लेकिन खुशियों का त्यौहार है ईद, और आज ईद के उपलक्ष्य में अगर हम बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची में ईद बड़े सादगी से मनाई जा रही है।
सभी लोग अपने घर पर नमाज अदा कर रहे हैं और ईद की सेवैयां घर पर ही लोग खा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इस बार हेमंत सरकार के उन तमाम निर्णय का बखूबी स्वागत हुआ है झारखंड की राजधानी रांची से लेकर झारखंड के तमाम जिलों में, और सभी लोग हेमंत सोरेन के जो किए गए निर्णय थे, जो गाइडलाइन दिया गया था सरकार के द्वारा, उसका बखूबी पालन किया गया है। और कहीं भी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली हो जहां पर सामाजिक दूरी की अवहेलना की गई हो, लोगों ने मास्क चेहरे पर लगा कर रखा था। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें बयां कर रही है कि कोरोना को लेकर राज्य की जनता सतर्क है, डर का माहौल बरकरार है। शायद इसी वजह से झारखंड में 16 मई से लेकर 27 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई के सुबह 6 बजे तक लागू किया गया है। जी बिल्कुल, और इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पूरा असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो घरों में रह के ही अल्लाह ताला से इस बीमारी से निजात की दुआएं मांगी गई। सभी यहाँ पर लोगों ने घरों में रह के ही नमाज अदा की और साथ ही यहाँ पर दुआ की है। चमन और यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाए तो चैन और अमन की दुआ यहाँ पर तमाम लोग करते हुए नजर आए, और इसके साथ ही लोगों के अंदर कोरोना को लेकर एक डर का माहौल देखा गया। इसीलिए जो तस्वीरें अभी रांची से हमने देखी, उन तस्वीरों में किसी भी तरह से कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसे लेकर शासन प्रशासन को किसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़े। तो इन तीनों खबरों पर हमने चर्चा की, और इन तीनों खबरों पर चर्चा करने के साथ साथ यहाँ पर एक बार फिर से वीआईपी न्यूज आपसे यह अपील कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई हैं, उन गाइडलाइन का पालन करें, तभी आप इस संकट से जीत सकते हैं। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।